अब आते हैं मुद्दे की बात, कहानी पे। कल बगदादी की ज़िंदगी और मौत की कहानी आप तक पहुंचाई थी। उसके बाद कुछ लोगों का था, बहुत सारे सवाल भी थे, कल भी कुछ आप लोगों ने लाइव में भी पूछा था कि क्या बगदादी की मौत के बाद ISIS ख़त्म हो गया। लेकिन इस पूरी डिटेल में इस पे कि ISIS अभी क्या है, कहाँ कहाँ है, किस किस मुल्क में है, कितने इसके लोग हैं, और क्या बगदादी के साथ ISIS ख़त्म हो जाएगा, उसके बारे में बात करूं उससे पहले एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। टेररिज्म का चेहरा हमेशा ख़तरनाक और खौफनाक होता है, ये हम सभी ने देखा है। लेकिन जिस तरीके से ISIS और बगदादी ने इसका चेहरा दुनिया के सामने पेश किया वीडियो के ज़रिए, तस्वीरें दिखा दिखा कर, वो अपने आप में एक अजीब सी चीज़ थी जिससे लोगों में दहशत भी पैदा हुई। दुनिया में जो टेरर से रिलेटेड सबसे डेडली अटैक अगर जो हुआ है, तो उसमें से दूसरा जो डेडली अटैक था वो बगदादी की देन, बगदादी ने उसको पूरा प्लान किया था और बगदादी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। ISIS ने दुनिया के करीब दर्जन भर से ज़्यादा मुल्कों में बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हमले किए, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन एक उसने ऐसा टेरर अटैक किया था जिसमें करीब 1700 लोग मारे गए थे, और ये वर्ल्ड की सेकंड डेडलीस्ट अटैक की गिनती में आता है। पहले नंबर पे 9/11 है जिसमें करीब 3000 लोग, 2990-96 लोग मारे गए थे। लेकिन दूसरा जो है 9/11 के बाद सबसे ख़तरनाक और खौफनाक आतंकवादी घटना, वो उसको बगदादी ने अंजाम दिया था, और ये अंजाम दिया था 2014 में, जब बगदादी सामने आ रहा था, उसका चेहरा दुनिया के सामने आ रहा था, उसके वीडियो जो है कत्ल के वो सामने आ रहे थे। और ये अपने तरह का एक अजीब सा एक टेरर अटैक था। बगदाद से थोड़ी दूर पे एक जगह है तिक्रित, और इत्तेफाक से मैं वहाँ से गुजरा भी हूँ। तो ये तिक्रित की बात है, और 12 जून 2014 की बात है। उस वक्त बगदादी के पास हथियार और तमाम पैसे, लोग सब आ गए थे। करीब 15,000 उस वक्त उसके ISIS के गैंग में लोग शामिल हो चुके थे। तो इसी दौरान में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बगदादी ने एक साजिश रची थी कि कोई एक इराक पे बड़ा हमला किया जाए। अमेरिकी सैनिक इराक छोड़कर 11 में जा चुके थे, उसके 3 साल बाद की बात है। नई सरकार थी, लेकिन वो सरकार भी बस कहने को थी, अमेरिका के इशारे पे ही चल रही थी, और वहाँ पे लोगों में भी बहुत सारी चीज़ें थी, विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। तो 12 जून 2014 की ये बात है। उस दिन तिक्रित के पास एक इराकी एयरफोर्स का एक बेस है, एक कैंप है। उस कैंप का नाम है स्पिशर कैंप। तो इस स्पिशर कैंप में उस दिन करीब 11,000 कैडेट्स थे जिनकी नई भर्ती हुई थी वहाँ पे एयरफोर्स में। तो ये सारे उसी तिक्रित के इस एयरफोर्स कैंप में, जिसका नाम स्पिशर कैंप है, वहाँ मौजूद थे। कहते हैं कि इस कैंप में जब ये मौजूद थे तो अचानक इनका जो बॉस था, जो मेन वहाँ का जनरल था, उसने ऐलान कर दिया कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, ये सब कुछ है, तो 15 दिन के लिए तुम सब छुट्टी मनाओ, आराम करो और अपनी अपनी फैमिली से मिलकर आ जाओ। इस दौरान में जिनको ट्रेनिंग दी गई थी ये सब निहत्थे थे, इनको हथियार जारी नहीं किया गया था, इनको हथियार रखने भी नहीं दिया गया उस दौरान। और ये अजीब से सारी चीज़ें शक पैदा करती हैं कि फोर्स के हैं लेकिन आर्म्स नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, और उनका जनरल अचानक कह रहा है कि आप लोग छुट्टी पे जाओ और फैमिली के साथ बिता कराओ, लेकिन तुम सभी सिविलियन ड्रेस में जाओगे, आम कपड़ों में जाओगे बाहर यहाँ से, कैंप से अपने अपने घर, क्योंकि थोड़ा सा ख़तरा तो जारी था। तो ये सारे लोग सिविलियन ड्रेस में कैंप से निकलते हैं, स्पेशल कैंप से बाहर, और बगदाद के लिए बस पकड़ने के लिए सड़क पे आते हैं। जैसे ही आते हैं अचानक वहाँ से कुछ बसें आती हैं, और उन बसों में ISIS के आतंकवादी थे। इन लोगों को एक एक कर चारों तरफ से घेरते हैं और बसों में बिठाते हैं और बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। करीब 2000 के आसपास, 2000 से भी ज़्यादा लोगों को इन्होंने किडनैप कर लिया, खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े, और बसों में बिठा बिठा कर ले गए। AK-47 थे सबके पास, और ये जितने एयरफोर्स के नए जो भर्ती हुए थे सारे ये निहत्थे थे, इनके पास हथियार नहीं दिया गया था। उसके बाद इन सबको वहाँ पे तिक्रित के पास ही एक जगह है जहाँ प्रेसिडेंशियल पैलेस, वहाँ पे इनको ले जाते हैं और बंधक बना कर रखते हैं।
तो शुरू में ये लगा था कि शायद कुछ डील होगी, बातचीत होगी, इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद फिर ये क्या करते हैं कि उनमें से पूछते हैं कि शिया कौन है और सुन्नी कौन है। तो जो कुछ अपने आप को सुन्नी बताते हैं उनको वो रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो शिया बताते हैं उनको एक तरफ वो बंदी बना के रखते हैं। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम थे उनको भी वो बंदी बना कर रखते हैं। और फिर करीब कुछ दिनों की बंधक बनाने के बाद दुनिया भर में फिर वो एक तस्वीर जारी करते हैं। वो तस्वीर आज भी है सोशल मीडिया पर। इनको कतार से 20-20 के ग्रुप में बनाकर ले जाते हैं और एक साथ लिटाते हैं, मुंह जो है ज़मीन के बल, और उनके सर में पीछे से गोली मारते हैं। एक किसी पूरे ग्रुप का गला काट देते हैं। और इस तरीके से करते करते इन्होंने कुल मिलाकर करीब 1700 लोगों को मार डाला जून 2014 में। मारने के बाद इन सभी की तस्वीरें जो है वो भी ये अपने जो उनका वेब वो था उस पर डालते हैं, और पहली बार दुनिया इन तस्वीरों को देखती है। और इतनी बड़ी तादाद में करीब 1700 लोगों का कत्लेआम, एक तरह से नरसंहार था ये, गोली मारकर, सर कलम कर, और फिर ये तस्वीरें जारी करते हैं और उसके बाद दुनिया को पता चलता है। इस इंसिडेंट के बाद ह्यूमन राइट जो वॉच है, जो पूरी दुनिया में इस तरीके की चीज़ों को देखती है, उसको सैटेलाइट इमेज भी दिखाई गई थी, और उस इमेज से भी ये पता चला था कि कैसे इस तरीके का कत्लेआम हुआ था। इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो खुशनसीब थे, जो बच गए थे। हुआ क्या कि जब उनको गोली मार रहे थे और उसके बाद 10-20 के ग्रुप में फिर उन्होंने 30 का ग्रुप बनाया, तो अंधाधुंध गोली मार रहे थे, और अगर 2-4 लाशें इनके ऊपर गिर जाती थी, जो नीचे थे उनके ऊपर दूसरे का खून आ जाता और वो सांसें रोक लेते, तो उन्हें लगता कि ये भी मर चुका है। तो ऐसे कुछ लोग उन लाशों के बीच में से बच गए जिंदा। बाद में उन्होंने आकर पूरी कहानी बताई थी, और इस कहानी के बाद ही ये शक हुआ था कि उस बेस कैंप का, जो उस एयरफोर्स कैंप था, स्पेशल कैंप, उसका जो जनरल था वो भी शायद ISIS के लोगों से मिल गया था। और इसीलिए उसने इन लोगों को एक तो निहत्था किया, फिर इन्हें घर भेजने के लिए कैंप से बाहर निकाला, और उसके बाद निगोशिएशन भी ढंग से नहीं की, और करीब 1700 लोग इस आतंकवादी हमले में मारे गए। इस हमले के बाद अलग अलग करके किस्तों में पहले 4 फिर 6 लोग पकड़ाए ISIS के। करीब 41 लोग पकड़ाए थे, जिसमें से कोर्ट ने फिर 6 या 7 को बरी कर दिया सबूतों के अभाव में। 36 लोगों को गुनहगार ठहराया गया, और उन 36 के 36 लोगों को इस नरसंहार के करीब 2 साल के बाद जेल के अंदर फांसी दी गई इराक में, जो ISIS के आतंकवादी थे। तो ये बगदादी के पूरे इस ISIS के जन्म से लेकर बगदादी की मौत तक की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था इराक में तिक्रित के अंदर, जिसमें करीब 1700 लोग एक साथ एक ही दिन मारे गए थे। और कहा जाता है कि ये दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा आतंकवादी इंसिडेंट है। इससे पहले 9/11 जो मैंने आपको बताया, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे। तो ये बगदादी और ISIS की क्रूरता की कहानी थी सबसे बड़ी। अब सवाल ये है कि बगदादी मारा गया, और बगदादी के मरने की पुष्टि भी कर दी गई है। पहली बार अमेरिका ने, चूँकि मैंने बताया 7 बार पहले मरा था, लेकिन उसकी पुष्टि कभी अमेरिका ने नहीं की। फर्स्ट टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद सामने आकर और ये ऐलान किया कि बगदादी मर गया है। चलिए मान लेते हैं हम लोग, बगदादी अब मर चुका, उसकी कहानी ख़त्म। अब एक सवाल ज़िंदा हो रहा है, वो ये कि क्या बगदादी की मौत के बाद ISIS भी ख़त्म, या उसका क्या होगा? ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद भी ये सवाल उठा था, लेकिन हकीकत यह है कि अलकायदा आज भी ज़िंदा है, और अलकायदा का असर जो आज भी अफ़गानिस्तान में है, मिडिल ईस्ट में है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो इसी बगदादी की मौत के पिछले 2 दिनों में दुनिया की कई एजेंसियां, कई सीक्रेट जो सर्विसेज, चाहे वो अमेरिकन खुफिया एजेंसी हो, कुछ ऐसे जो रिसर्च इन टेररिज्म और इन चीज़ों पे काम करते हैं, उन सब की कुछ रिपोर्ट आई है पिछले 2-3 दिनों में। और वो रिपोर्ट जो सारी बातें मिलाकर कह रही है, वो सही, मतलब एक कहें तो अच्छे ढंग से वो रिपोर्ट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। उसकी वजह ये है कि इन रिपोर्ट के हिसाब से बगदादी ISIS का एक ब्रांड था, एक चेहरा था, लेकिन ISIS एक सोच है। तो बगदादी तो मर गया, लेकिन सोच जिंदा है। तो जब तक इस सोच को नहीं मारा जाएगा, तब तक ISIS का खात्मा नहीं होगा। अब इसके साथ कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। इस वक्त
जो डेटा आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि सीरिया और इराक में हालांकि लगभग सफाया हो चुका है ये ISIS का, लेकिन करीब 18,000 लोग, 18,000 आतंकवादी अभी भी ISIS के इराक और सीरिया में छुपे हुए और मौके की ताक में। 30 से ज़्यादा आतंकवादी कैंप इराक और सीरिया में अब भी वजूद में हैं, अब भी मौजूद हैं, और इन कैंपों में करीब 70,000 के आसपास जो इनकी पूरी परिवार है और वो ISIS के जो टेररिस्ट जुड़े हुए हैं, तो 70,000 से ज़्यादा लोगों का क्या, जो ISIS के लिए काम करने वाले उनके परिवार के हिस्से हैं। तो 30 से ज़्यादा आतंकी कैंप हैं जिसके अंदर अभी भी बहुत सारे ISIS के लोग काम कर रहे हैं। 70,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस फैमिली से जुड़े हुए, जो कहीं ना कहीं बगदादी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या ISIS के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका के कुल 14 ऐसे कंट्री हैं जहां पे अभी भी ISIS की पकड़ है और अच्छी खासी पकड़ है, फिर चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, नाइजीरिया हो या सोमालिया हो, इन सभी जगहों पर। एक अभी रिपोर्ट ये भी आई है कि ISIS से ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रिनिडाड, जो वेस्ट इंडीज़ की एक जगह है ट्रिनिडाड, तो वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सारे लोग वापस गए, तब उनका क्या होगा, एक रिपोर्ट ये भी आई है। इसी साल अमेरिका की एक डिफेंस एजेंसी जो है उसने एक दावा किया था और वो ये कहा था कि जिस तरीके से सीरिया में जड़ें अपनी फैला रहा है, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर जो होता जा रहा है ISIS के लिए, उससे ये कि इस साल के आखिर तक हो सकता है सीरिया में ISIS एक बार फिर से खड़ा हो जाए। इसकी दो वजह है। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि बगदादी चूँकि पिछले 1 साल से लगभग गायब था, ज़ख्मी था, बीमार भी था, तो वो रूटीन का काम नहीं देख पा रहा था, डेली जो काम होता है, तो उसके लिए उसने अलग अलग लोग तैनात कर रखे थे, वो लोग काम कर रहे थे। तो डे टू डे रूटीन के काम से वो वैसे ही दूर था। और ISIS में जो भर्ती होती है, जो दूसरी खेप थी, एक रिपोर्ट के हिसाब से ये भी है कि वो भी अब मतलब इस लेवल पे आ गई है कि अब वो कमान को संभाल सके। तो एक ख़तरा ये भी है कि जो जिन्होंने अभी तक नीचे के लेवल से काम की शुरुआत की थी, अब वो ISIS की इस बगदादी की जो आतंकी सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। नाइजीरिया से लेकर लीबिया, सोमालिया, फिलीपींस, इन सब जगहों पर इनके आतंकवादी मौजूद हैं अभी भी। और एक ख़तरा ये भी है कि ये सारे बहुत सारे लोग, कुछ नाइजीरिया गए, वहाँ पे बोको हराम ज्वाइन कर लिया। एक ख़तरा ये भी है कि अभी चूँकि टर्की ने सीरिया में अटैक कर दिया है, तो वहाँ जो कुर्दिश और जो फ्री सीरियन आर्मी है, हो सकता है फ्री सीरियन आर्मी के साथ भी ISIS के लोग फिर उसी तरह से जुड़ जाएँ जैसे खुद बगदादी जुड़ा था, और धीरे धीरे जब मजबूत हो तो फिर वो अपना अलग से काम करने लगे। तो ये सारे ख़तरा ये भी है। दूसरा एक ये भी कि बगदादी की मौत के बाद ISIS के लोग जो दुनिया भर में फैले हुए हैं कई अलग अलग मुल्कों में, वो इसका अमेरिका से बदला लेने के लिए कुछ बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो एक ख़तरा उसको लेकर ये भी है। तो कुल मिलाकर जो रिपोर्ट कह रही है वो ये है कि करीब 14 से ज़्यादा कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ISIS एग्जिस्ट करता है, वहाँ इसके लोगों की मौजूदगी है। और ये अलग अलग संगठन, जैसे इवन कई ISIS के लड़के अफ़गानिस्तान पहुंच गए और तालिबान के साथ पहले उन्होंने मिलकर काम किया, लेकिन खुद वहाँ पे अपने बलबूते पे इतने मजबूत हो गए कि अब तालिबान भी ये कहता है कि मैं इनको खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें फैल रही हैं। तो एक बगदादी की मौत के बाद ISIS ख़त्म हो गया, अगर दुनिया भर की रिपोर्ट पर हम लोग गौर करें तो उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है। बगदादी की सिर्फ मौत हुई है। जो बगदादी की जिस सोच ने ISIS को जन्म दिया था, वो सोच अभी ज़िंदा है। और उस सोच को मारने के लिए ज़रूरी है कि जो जहाँ जहाँ इसकी जड़ें हैं वहाँ वहाँ पे आपको चोट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये चीज़ें कंट्रोल में होंगी। 2 खबरें वैसी आई थी कि एक बगदादी ने जो उसको पहले अपना उत्तराधिकारी बनाया, अमेरिका ने उसे मार डाला, लेकिन फिर दूसरा अब्दुल्ला करदाश को बनाया और वो अभी गुम है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इराक और सीरिया में जो है स्लीपर सेल इसके उनकी अभी मौजूदगी है। तो ये हो सकता है कि ये लोग वक्त का इंतज़ार करें और जो फ़ौजें हैं, चाहे नाटो की हों या इराकी हो या सीरिया की हो, वो उनको थोड़ा सा उलझाएं और फिर बाद में जब एक साथ फिर ताकतवर हो जाएं तो सामने आए।
तो ज़रूरी है कि उनको फिर से पैर पे वो खड़ा हों, फिर से वो एकजुट हों, फिर से पूरा संगठन मजबूत हो। उससे पहले ही लगातार अगर चोट करेंगे तभी ISIS का पूरी तरह से खात्मा होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको वापस फिर बताता हूँ कि एक जो मैंने बताया कि दूसरा डेडलीस्ट सबसे बड़ा आतंकवादी जो एक घटना था जिसको तिरकित में अंजाम दिया ISIS ने 9/11 के बाद, ये सेकंड था। उसी तरीके से अब ये है कि ISIS में बगदादी तो मारा गया, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में कौन सी ऐसी आतंकवादी संगठन है जो अभी भी खतरा है और ख़तरनाक है। कल भी कई लोगों ने पूछा था, आज भी कुछ मेल आया था कि सर ऐसे कौन कौन सी टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी भी अलकायदा के सुप्रीमो यानी ओसामा बिन लादेन की मौत हो चुकी है, लेकिन जो लिस्ट है उसमें यह है कि अलकायदा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ISIS का नाम है और बगदादी की मौत हो चुकी है, लेकिन ISIS के जो लड़ाकों की तादाद है उसको देखते हुए जो आतंकवादियों की तादाद है। तीसरे नंबर पे तालिबान को रखा गया, जो अफगानिस्तान में अभी भी लगातार सरदर्द बना हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका तालिबान से निकल जाना था, लेकिन अमेरिकी सैनिक अभी तक नहीं निकली है। मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान का गठन किया था और तालिबान की भी यही सोच थी कि पूरे अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम हो। अलकायदा की भी यही सोच थी और ISIS के जो अबू बकर अल बगदादी उसका भी ये था कि पूरा एक इस्लामी हुकूमत कायम हो, और इसी के लिए ये सब लड़ाई लड़ रहे थे। देन चौथे नंबर पे लश्कर तैयबा है। आप सभी जानते हैं लश्कर तैयबा के बारे में, मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज़ सईद जिसका सरगना है, ये पाकिस्तान में है। 5वें नंबर पे बोको हराम है, जो नाइजीरिया की एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। वहाँ पे इस्लाम के नाम पे, इस्लामी हुकूमत कायम करने के नाम पे नाइजीरिया में ये लगातार खून खराबा करता रहा है। और एक जो सबसे ज़्यादा बड़े आतंकवादी हमलों की बात करें तो उसमें एक बोको हराम का भी आता है, जब 2 दिनों तक लगातार नाइजीरिया के 2 शहरों पे इन्होंने कत्लेआम किया था और कई 100 लोग मारे गए थे। तो बोको हराम आज भी, और नाइजीरिया में बोको हराम के साथ एक ख़तरनाक चीज़ ये भी है कि ISIS का घालमेल हो गया। ISIS के बहुत सारे लोग बोको हराम में चले गए हैं, वहाँ से भी वो निकल रहे हैं। छठा पाकिस्तानी तालिबान है। एक तो तालिबान मुल्ला उमर का, एक पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान में एक्टिव है, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी तालिबान के बारे में पहले बहुत सारी खबरें आती थी, ये भी पूरी तरह से इस्लामिक हुकूमत कायम करने के नाम पर खून खराबा करता रहा है। देन एक अल नुसरा फ्रंट है 7वें नंबर पर। अल नुसरा फ्रंट ये सीरिया में एक्टिव है और ये जो वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद उसके ख़िलाफ़ है। जिस तरीके से फ्री सीरियन आर्मी या शुरू में बगदादी की टीम वहाँ पे लड़ रही थी, तो अल नुसरा फ्रंट भी जो है वो सीरिया के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसको एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे देखा जाता है। देन जेमा इस्लामिया है, ये दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में एक्टिव है और इसको कहते हैं कि ये अलकायदा की ही एक विंग है। 9वें नंबर पे अलकायदा के एक और विंग है अरबियन पेनिनसुला। ये 2006 से है, लेकिन इस अरबियन पेनिनसुला जो है सबसे ज़्यादा ये जो एक्टिव है ये यमन में है और वहीं पे ये बहुत सारे इसने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। देन टॉप 10 में 10वें और आखिरी नंबर पे जो नाम आता है वो अबू सयाफ है। अबू सयाफ ये भी साउथ ईस्ट एशिया में है, लेकिन इसका जो बेस है मेन जहाँ पे एक्टिव है वो फ़िलीपींस है और फ़िलीपींस में भी ISIS के बहुत सारे लड़ाके मौजूद हैं। तो ये टॉप 10 हैं वहाँ के अभी फ़िलहाल जो लिस्ट है उस हिसाब से। तो अब सवाल ये है कि वापस उसी पे आते हैं कि अलकायदा के बाद, ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा है, बगदादी के बाद ISIS का क्या होगा। तो कुल मिला के अगला 1 महीना या कम से कम 1.5 महीना जो रिपोर्ट वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि जो बाकी के लोग हैं वो कितना एकजुट हो पाते हैं, या एजेंसियां हैं जैसे फोर्सेस हैं वो उनको कितना मोहलत देती हैं, मौका देती हैं। अगर इन सबको अलग अलग करके रखा जाए, इनको उनके बिल्स के अंदर ही रखा जाए, मान से बाहर न निकलने दिया जाए, एक दूसरे से संपर्क न करने दिया जाए, तो हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद ISIS पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए। लेकिन अगर इनके ऊपर चोट नहीं की गई और इनको मौका दिया गया तो फिर वही है जो बात बार बार डरा रही है, वो ये है कि एक बगदादी जो है वो सिर्फ एक तरह का एक ब्रांड था, एक चेहरा था, एक नाम था। सोच जो है वो अभी भी कायम है और उस सोच को मारना ज़रूरी है। तो ये चूँकि मुझे लगा मौका था, कल बगदादी की मौत हुई थी, बहुत सारे आप में से लोगों के सवाल आए थे कि क्या होगा ISIS का, तो जितनी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की।